उप जिलाधिकारी के पद के लिए चयन हुए थे और 86 में से 56 एक जाति विशेष के लिए भर दिए गए थे। जो हाई स्कूल 3rd डिवीजन, इंटरमीडिएट 3rd डिवीजन, बीए 3rd डिवीजन, वह एसडीएम की भर्ती में टॉप कर रहा है। क्या ये संभव है क्या? ये तो सीबीआई इसकी जांच कर रही है। सीबीआई की पूरी रिपोर्ट आ जाएगी, पता लग जाएगा। और जांच हो रही है, ये जांच हो रही है, मैं क्या कर रहा हूं। लेकिन ये तथ्यों को आप विस्मृत नहीं कर सकते। ये हमारे राष्ट्रीय लोकदल के सहयोगी यहां पर हैं, बागपत के हमारे विधायकगण होंगे। उत्तर प्रदेश में इससे पहले जितनी भी भर्तियां हुई थी, और खासतौर पर 12 से 17 के बीच में, एक भी भर्ती में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के या अन्य क्षेत्रों से जुड़े हुए नौजवानों को मौका ही नहीं मिलता था। आज आप जाइए, बागपत हो या मुजफ्फरनगर, यहां के नौजवानों एक एक गांव में 25-25, 30-30 बच्चे एक एक गांव में भर्ती हुए हैं। मोइन खान जो समाजवादी पार्टी का नेता है, अयोध्या के सांसद की टीम का सदस्य है, 12 वर्षीय एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का कृत्य में शामिल पाया गया। अभी तक समाजवादी पार्टी ने उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि ये सब क्या है। अब क्या ये कोई समाजवादी पार्टी ना बोले? आपका एक्टिव मेंबर है, आपके सांसद के साथ बैठ रहा है, खा रहा है, उनके साथ चल रहा है, लेकिन इस प्रकार के, और यह अति पिछड़ी जाति से जुड़े हुए एक बालिका से जुड़ा हुआ मामला है, और इस प्रकार की घटिया हरकत में वह लिप्त है, लेकिन तब भी उसको हल्केपन से उड़ाने का काम, यानी हल्केपन से लेने का काम होता है। ये घटनाएं क्या दिखाती हैं? कल ही हरदोई में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई, और हरदोई में घटित दुर्घटना में भी बीरे उर्फ वीरेंद्र यादव इस समाजवादी पार्टी का पूर्व जिलाध्यक्ष है। अब देखो किस प्रकार के व्यक्ति को आप जिलाध्यक्ष बना रहे हैं। इस पे आईपीसी और सीआरपीसी की कोई ऐसी धारा नहीं जो इस पे लगी हो। 28 ऐसे मामले हैं, और ऐसे नहीं कि मामले 17 से 24 के बीच के हों। इस पे पहला अपराध दर्ज हुआ था 89 में, दूसरा है 91 में, तीसरा 91 में, चौथा 91 में, पांचवा 92 में, छठा 90 में, फिर 93 में, फिर 92, फिर एक इससे पहले 98, इससे पहले 90, इसके बाद 96, 2006, 2008, 2013 में तो आप ही की गवर्नमेंट थी, 2007, 2009, 2008, 2015 में भी आपकी सरकार थी, 2016 में 302 में भी यह व्यक्ति लिप्त रहा है, 302 की भी घटना में शामिल रहा है, 388 की घटना में भी यह व्यक्ति लिप्त रहा है। इसी प्रकार से 2016 में 302 के मामले में व्यक्ति लिप्त रहा है। 2002 में यूपी गुंडा अधिनियम के अंतर्गत इसके खिलाफ कार्रवाई हुई है। ऐसे ही इसके खिलाफ फिर 2002 में भी इसके खिलाफ गुंडा एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई हुई है। 2017 में यूपी गुंडा एक्ट के अंतर्गत इसके खिलाफ कार्रवाई हुई है, और फिर 2017 में भी इसके खिलाफ कार्रवाई हुई है। 28 इस प्रकार के मामलों में व्यक्ति लिप्त है। समाजवादी पार्टी का पूर्व जिलाध्यक्ष है। कल एक अधिवक्ता की हत्या सरेआम इसके द्वारा करवाई गई है, और इस प्रकार के अपराधियों को आप कहते हैं साहब गोली मार रहे हैं, क्या माला पहनाएंगे क्या? मुझे आश्चर्य होता है। अब इस प्रकार का तो ये ताजा उदाहरण है, इस समाज के लिए सबसे बड़े कलंक है, इस समाज का कोड़ है, और इस कोड़ को जब तक हटाएंगे नहीं तब तक उत्तर प्रदेश की स्थिति को ठीक करने में कठिनाई होगी। मैं पूछना चाहता हूं, मुझे आप लोगों की बातों पर पंचतंत्र की कथा याद आती है। आपने सुनी होगी। 4 ठग थे। एक किसान एक बकरी लेकर के जा रहा था, तो चारों ठगों ने कहा कि इस किसान से बकरी कैसे ली जाए। तो हो सकता है कि उनको थोड़ा लोक लाज रही हो, तो उन्होंने कहा चलो छीन तो नहीं सब पाएंगे, तो एक काम करते हैं, चारों अलग अलग जगह खड़े हो जाते हैं, और अलग जगह खड़े होकर के हम लोग ये बोलें कि भाई ये कुत्ते का बच्चा कहाँ लेके जा रहा है। तो एक वो किसान बेचारा अपनी बकरी के बच्चे को कंधे में रख करके लेके जा रहा है, तो पहले ठग के पास से गुजरता तो बोलता, अरे काका ये सब क्या ले जा रहा है, ये कुत्ते के बच्चे को अपने कंधे में लेके क्या जा रहा है।
किसान बोलता रहे धूर्त कहीं के, ये कुत्ते का बच्चा नहीं बकरी का बच्चा है। वो हंसते हुए चुप हो जाता है। आगे अगले चौराहे पे जाता दूसरा ठग, अरे काका ये कुत्ते का बच्चा आप कहां लेके जा रहे हैं? बोलता है, उसको भी डांटता, अरे पागल हो गए क्या? अरे कुत्ते का बच्चा नहीं बकरी का बच्चा है। अगले आगे बढ़ता है, फिर तीसरा ठग मिल जाता है, वह भी फिर यही बात उसको बोलता है। चौथे ठग ने भी कहा तो किसान को विश्वास हो गया। उसको लगा कि भोला भाला किसान, अन्नदाता किसान, मेहनती किसान, उसको विश्वास हो गया यार एक व्यक्ति झूठ बोलेगा, लगता है कि मेरी दृष्टि दोष ही मुझे हो गया है, लगता है ये कुत्ते का बच्चा ही है। उसने फेंक दिया उसको। चारों ठगों का काम पूरा हो गया और चुनाव में खटाखट 1 लाख का बॉन्ड, 1 लाख का बॉन्ड कहां गया? अब कहां गया 1 लाख का बॉन्ड? 1 लाख का बॉन्ड। और मैं इसीलिए कह रहा हूं, शिवपाल जी भाग गए यहां से, लेकिन मैं कह सकता हूं खटाखट नहीं, 27 में सपा चट के लिए तैयारी रखी। 27 में सपा चट। 1 लाख बॉन्ड के लिए हम लोग भी मांगेंगे हिसाब। 1 लाख का बॉन्ड कहां गया? और मैं तो आप सबसे कहूंगा, एक बार जाइए जनता जनार्दन के सामने, पूछिए उनको कि भाई 1 लाख का हिसाब मांगे इन लोगों से, पैसा गया कहां? कौन खा गया? खाने वाले लोग कौन है? 1 लाख का पिक एंड चूज होता था। क्या ये सच नहीं? आज जिस तहसीलों की आप बात कर रहे हैं, यहां पर भतीजा और चाचा की एंड कंपनी वसूली के निकली थी और लेखपालों की तैनाती उस आधार पर हुई थी। आज तो नहीं है। आज तो हमने 5500 लेखपालों की तैनाती दी है। एक भी जगह कोई उंगली नहीं उठा सकता, कोई नहीं उठा सकता। जब ये नौजवान जाएंगे एक ट्रांसपेरेंसी आएगी। आप अंदर बोल देना, पढ़िए आप, उसके बाद बोल रहे। हाँ अब बोलेगा, मैं आपकी बात को सुनूंगा। लेकिन मैं केवल बोलना चाहता हूं कि आप लोग ये पंचतंत्र की कथा को क्यों दोहराने का काम कर रहे हैं? कथा फिर से पूरी नहीं होने वाली है। याद रखना, हमारी सरकार में मैंने लोक सेवा आयोग के आंकड़े आपको दिए हैं और मैं फिर दावा ठोक करके बोलता हूं, 27% नहीं, हमारी सरकार में जो तैनाती हुई, नियुक्तियां हुई हैं, किसी भी पद पर हुई हैं, SC ST OBC कि अगर आप नियुक्तियों की बात करते हैं, मैं कहता हूं ये 50% नहीं, 60% से नियुक्तियां प्रदेश के अंदर हैं। एक प्रदेश के किसी नौजवान के साथ धोखा नहीं होना चाहिए। धोखा कोई करेगा उसकी नौकरी को उसी दिन हम लोग लेने का काम करते हैं। जेल के अंदर पूरी निर्ममता के साथ उसको ठूंसने में भी कोई कोताही नहीं बरतते। आपको बुलडोजर से डर लगता है, लेकिन ये निर्दोष के लिए नहीं है, उन्हीं अपराधियों के लिए है जो प्रदेश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, जो प्रदेश के व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम करते हैं, जो प्रदेश के अंदर अराजकता पैदा करके सामान्य लोगों का जीना हराम करते हैं। मेरा दायित्व तो बनता, मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं, कतई नहीं। मैं यहां पे इस बात के लिए आया हूं कि अगर वो करेगा तो भुगतेगा भी फिर, और इसीलिए मैं यहां पे आया हूं कि हम लोग उससे लड़ेंगे। ये लड़ाई हमारी सामान्य लड़ाई नहीं है, ये प्रतिष्ठा की लड़ाई भी नहीं है। मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त करनी होती तो मुझसे से ज्यादा प्रतिष्ठा अपने मठ में मिल जाती है, कोई आवश्यकता नहीं मेरे लिए। लेकिन इस प्रकार के गुमराह भरे तथ्यों को लेकर क्या बातें हैं आप लोग बोलते हैं, इस प्रकार के अनावश्यक बातों की तरफ आप ध्यान आप इस प्रकार की चर्चाएं करते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, और अंत में मैं केवल एक ही बात कहना चाहूंगा, एक काट की हंडिया बार बार नहीं चढ़ने वाली है, तो उसका समय पूरा हो गया, पूरा हो गया है। सम्मान मिलना ही चाहिए, क्योंकि वो पीढ़ी लगभग अपने ढलान की तरफ है और मुझे लगता है उन्हें हर प्रकार का सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन हम लोग जो भी योजना बनाते हैं, यह धरती पर पांव रख करके बनाते हैं, व्यवहारिक जगत का। मैं आपकी बात को इसलिए सुन रहा था, मैंने एक भी बार आपको डिस्टर्ब इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं जानता था कि आप जमीन पर रह करके सारी बातों को यहां व्यवहारिक स्तर पर बोलते हैं। और इसीलिए मैं कहूंगा कि एक पांव, जो अटल जी ने कहा था, एक पांव धरती पर रखकर ही बावन भगवान ने आकाश पाताल को जीता था। धरती ही धारण धर करती है, कोई इस पर भार न बने, मिथ्या
अभिमान से न तने। मुझे लगता है गलतफहमी नहीं होनी चाहिए समाजवादी पार्टी या कांग्रेस को कि वह बार बार खटाखट जैसी योजना के माध्यम से जनता को धोखा दे सकें। लेकिन मैं आपसे कह सकता हूं, ये सरकार चलेगी, मजबूती के साथ चलेगी, प्रदेश के अंदर ट्रांसफॉर्म करने के अपने अभियान को आगे बढ़ाएगी। प्रदेश के अंदर खिलवाड़ करने की किसी को जरूरत नहीं होगी। और कल की जो गोमती नगर की घटना है, उस घटना में भी हम लोगों ने जवाबदेही तय की है। उसके अपराधियों की सूची भी मेरे पास आई है। ये अपराधी हैं, पहला अपराधी है पवन यादव, दूसरा अपराधी मोहम्मद अरबाज। ये सद्भावना वाले लोग हैं, यानी सद्भावना, अब इनके लिए सद्भावना ट्रेन चलाएंगे, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, चिंता मत करो। और उस बुलेट ट्रेन की तैयारी की जा रही है। और इसीलिए महिला सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च महत्व रखता है। हमने इस बात को पहले दिन कहा है, कोई खिलवाड़ करेगा तो उसका खामियाजा भुगतेगा। हम लोगों ने इस बारे में हम लोगों ने आश्वस्त किया, एक एक बेटी को, एक एक बहन को हम लोगों ने इस बात के लिए आश्वस्त किया है। और मैं फिर इस बात को कह सकता हूं, इस घटना को हमने गंभीरता से लिया है। और गंभीरता से लेने का परिणाम है, पूरी चौकी को सस्पेंड किया है, इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया है, डिप्टी एसपी, एडिशनल एसपी और डीसीपी, इन सबको वहां से चेंज करके इनके खिलाफ भी कार्रवाई हमने प्रारंभ की है। जो भी व्यक्ति प्रदेश के अंदर अराजकता और अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास करेगा, मैं फिर कहूंगा, हम सबका सम्मान करेंगे, सबको सुरक्षा देंगे। लेकिन अगर किसी ने अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास किया है तो फिर उसका भुक्तभोगी भी उसको बनना ही पड़ेगा। मैं यही आपसे भी कहूंगा कि आप अपने लोगों को भी इसके लिए तैयार करेंगे। जो चीजें सामने आई हैं, अगर आप देखेंगे कि यहां कुछ चर्चाएं बार बार होती हैं। 12 से 17 के बीच में प्रदेश के अंदर कुल चयन हुआ था उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से, ये 26,394 का चयन हुआ था। इसमें ओबीसी को जो सीट मिली थी वो मात्र 26.38% मिली थी। और एससी की सीट थी वह 21.34% थी। और 17 से अब तक कुल चयन हुए हैं, देखिए इनके समय में हुआ था 26,394। सभी माननीय सदस्य नोट कर लेंगे, अर्थात ये आंकड़े हैं, लोक सेवा आयोग के आंकड़े हैं, ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के। और ओबीसी को कुल सीट मिली थी इसमें 26.38%। ओबीसी को कुल सीट मिली थी 6,964। और 17 से अब तक जो कुल भर्तियां हुई हैं, ये लोक सेवा आयोग के बता रहा हूं अभी एक का, वह है 46,675, जिसमें ओबीसी को मिली है कुल सीट 38.41%। यानी 26.38 की बजाय उन्हें सीट मिली है 38.41%। और ईडब्ल्यूएस के लोग जो छात्र थे उनको मिला है 3.74%। और हमने कुल यहां पे भर्ती की है वह की है 46,675। अब तक हम सफलतापूर्वक यहां पे भर्ती कर चुके हैं। एक भी भर्ती पर कोई व्यक्ति उंगली नहीं उठा सकता है। यह उत्तर प्रदेश की भर्ती की प्रक्रिया है। 6 लाख भर्तियां उत्तर प्रदेश के अंदर हुई हैं। 6.5 लाख से अधिक भर्तियों में अब तक पूरी पारदर्शिता के साथ, कोई भाई भतीजावाद नहीं, कोई भेदभाव नहीं, सभी नियमों का यहां पे पालन करते हुए इन भर्तियों की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का काम किया गया। और अगर मैं आपके सामने रखता हूं कि जो विवादित भर्तियां रही हैं 2012 से लेकर के 17 के बीच में,
अवर अभियंता भर्ती, प्रवक्ता भर्ती, प्राविधिक सहायक भर्ती, राजकीय महाविद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती, चिकित्सा अधिकारियों के बैकलॉग की भर्ती, यानी ये सभी भर्तियां रही हैं जो सभी विवादित रही हैं। इसमें बहुत सारी ऐसी भर्तियां थीं जिनको लेकर के बड़ा विवाद हुआ था और उस समय के जो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष थे उनको लेकर के किस किस प्रकार की टिप्पणियां हुई हैं यह भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये पूरा मेरे पास इसका एक वो भी है, पूरा एक अगर आप देखेंगे कि पूरा एक जो है चिट्ठा है, अगर ये चिट्ठा पढ़ना चाहेंगे तो आपको उपलब्ध भी हो जाएगा। और मैं चाहूंगा कि इसमें बहुत समय व्यर्थ व्यतीत करने की बजाय हम लोग इन चीजों को थोड़ा देखें एक बार कि कैसे लोग गुमराह करने का काम करते थे और कैसे उन तथ्यों को तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत करते थे। मुझे लगता है इसमें से सभी माननीय सदस्य इस बात को साक्षी रहे हैं जो उस समय यहां इस सदन के माननीय सदस्य रहे होंगे। आप तो उस समय स्पीकर ही थे, इसी सदन में गूंजा था। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में उप जिलाधिकारी के पद के लिए चयन हुए थे और 86 में से 56 एक जाति विशेष के लिए भर दिए गए थे। जो हाई स्कूल 3rd डिवीजन, इंटरमीडिएट 3rd डिवीजन, बीए 3rd डिवीजन, वह एसडीएम की भर्ती में टॉप कर रहा है। क्या ये संभव है क्या? ये तो सीबीआई इसकी जांच कर रही है। सीबीआई की पूरी रिपोर्ट आ जाएगी, पता लग जाएगा। और जांच हो रही है, ये जांच हो रही है, मैं क्या कर रहा हूं। लेकिन ये तथ्यों को आप विस्मृत नहीं कर सकते। हाँ, परिचय हम कह रहे हैं ना, उसी पे तो हम आ रहे हैं। ये चीजें इस रूप में उस समय होती थी और युवा उस समय किस तरीके से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग रहा हो या अधीनस्थ सेवा चयन आयोग रहा हो या उत्तर प्रदेश भर्ती बोर्ड का रहा हो, आज मैं कह सकता हूं ये हमारे राष्ट्रीय लोकदल के सहयोगी यहां पर हैं, बागपत के हमारे विधायकगण होंगे। उत्तर प्रदेश में इससे पहले जितनी भी भर्तियां हुई थी और खासतौर पर 12 से 17 के बीच में एक भी भर्ती में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के या अन्य क्षेत्रों से जुड़े हुए नौजवानों को मौका ही नहीं मिलता था। आज आप जाइए, बागपत हो या मुजफ्फरनगर, यहां के नौजवानों एक एक गांव में 25-25, 30-30 बच्चे एक एक गांव में भर्ती हुए हैं। और फिर हम इस बारे में कह सकते हैं कि हमारी सरकार है, जिस सरकार ने पारदर्शी भर्ती की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कल ही इस सदन ने, माननीय सदन ने पेपर लीक के मामलों को लेकर के एक सख्त कानून बनाया है जिसमें आजीवन कारावास की सजा तक का प्रावधान किया गया है। 1 करोड़ रुपए की पेनल्टी के साथ ही उसकी पूरी प्रॉपर्टी को जब्त करने और संस्था को हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट करने का प्रावधान भी किया है। और इस दिशा में सरकार के कदम ये बताते हैं कि सरकार युवाओं के जीवन के साथ किसी को खिलवाड़ नहीं करने देगी। यह सरकार का संकल्प है और बहुत शीघ्र इसी महीने 23, 24, 25 और फिर 30 और 31 को 60,000 से अधिक पुलिस कांस्टेबल की भर्ती की रिटर्न परीक्षा हम लोग कराने जा रहे हैं। 10 फेज में, 10 चरणों में यह होने जा रही है और आप देखेंगे पारदर्शी तरीके के साथ उत्तर प्रदेश के नौजवानों को एक मुश्त भर्ती होने का अवसर प्राप्त होगा। ऐसे ही अन्य आयोगों में भी, वह किसी भी उसमें हो, शिक्षा आयोग के माध्यम से, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से इस प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाया है। और मिशन रोजगार के अंतर्गत मैं तो स्वयं सभी माननीय जनप्रतिनिधियों से कहता हूं, जिले के अंदर उन नौजवानों के साथ बैठे, मैं लखनऊ में या किसी भी जिले से उसके साथ जुड़ जाऊंगा और एक साथ नियुक्ति पत्र हम लोग वितरित करते हैं उन नौजवानों को जो अपने हाथों से अपना नियुक्ति पत्र लेता है। और वह उत्तर प्रदेश के अंदर हम कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने कोई भेदभाव नहीं किया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का हर नौजवान हमारा नौजवान है। हम उसकी ऊर्जा और उसकी प्रतिभा का लाभ उत्तर प्रदेश के अंदर लेना चाहते हैं और सरकार इसके लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। महोदय, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के साथ ही प्रदेश ने इस दिशा में जो अन्य तमाम प्रयास किए हैं, प्रदेश के अंदर ईज ऑफ लिविंग को लेकर के हम लोगों ने प्रदेश के अंदर जो कार्य प्रारंभ किए हैं, पिछले 7 वर्ष के अंदर जो कदम बढ़ाए गए हैं, आज इसका परिणाम है कि 6 करोड़ की
जनता प्रदेश के अंदर बहुआयामी गरीबी से उभर करके एक खुशहाल जीवन की तरफ अग्रसर हुई है। इसके लिए हम लोगों को 56 लाख परिवारों को एक एक आवास उपलब्ध करवानी पड़ी और मुझे प्रसन्नता है वो किसी भी कोई मकान मिले होंगे लेकिन प्रदेश के नागरिक को मिले हैं। हम प्रधानमंत्री जी के आभारी हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना में उन्होंने से एक सूची तब बनी थी जब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार प्रदेश में थी और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन उसी सूची का पालन करते हुए हम लोगों ने सिचुएशन की तरफ हम लोग आगे बढ़े और 56 लाख इन परिवारों को अब तक एक एक आवास उपलब्ध कराने में हमने मदद की है। प्रदेश के अंदर वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन और दिव्यांगजन पेंशन में लगभग 1 करोड़ परिवारों को 1000 रुपए महीने हम पेंशन की तो सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं और डीबीटी के माध्यम से पैसा जाता है। प्रदेश के अंदर 1 करोड़ 75 लाख परिवारों को उज्ज्वला योजना के कनेक्शन दिए गए। किसी का चेहरा देख करके नहीं दिया गया। योजना सबको, सहयोग सबको, सबका साथ और सबके विकास की भावना के साथ एक कार्य किया गया। 2 करोड़ 62 लाख से अधिक परिवारों को एक एक शौचालय उपलब्ध करवाए गए। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के अंतर्गत 90,866 गांवों में हम लोगों ने ड्रोन सर्वे करके घरौनी वितरण की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है, जिसमें अब तक 75,78,000 से अधिक घरौनी तैयार है, जिसमें से 66,69,000 परिवारों को घरौनी वितरित कर चुके हैं। गांव में जिस व्यक्ति का, जिस गरीब का जहां घर है वहीं पर उसका मालिकाना अधिकार उसको प्राप्त होगा। इस योजना के अंतर्गत इसको दिया जा चुका है और हमारा प्रयास है कि दिसंबर तक हर परिवार को हम इससे आच्छादित करने का कार्य करेंगे। और जो महत्वपूर्ण योजना आज जो मैं यहां पे बोल रहा हूं वह है फैमिली आईडी। ये फैमिली आईडी 100% सिचुएशन के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में हम लोग इस दिशा में एक कार्यक्रम करने जा रहे हैं, जिसमें एक परिवार एक पहचान योजना के अंतर्गत इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं कि बहुत सारे गांव ऐसे हैं जिन गांवों में आज भी गरीब योजनाओं से वंचित रहता है। उसमें सिख सूची में उसके साथ अन्याय किया गया क्योंकि उस बेचारे के पास वहां अपनी वॉइस नहीं है, वंचित है, उसकी कोई वॉइस नहीं है, उसकी जाति कम है, जो दबंग है उसी का मोहरा बनकर के रह जाता है। हम एक सर्वे करवा करके उन परिवारों को बेहतरीन जीवन जीने के लिए फैमिली आईडी के साथ जोड़ने जा रहे हैं और हर परिवार के एक व्यक्ति को फिर रोजगार के साथ उसी योजना के माध्यम से हम लोग जोड़ने जा रहे हैं। यह कार्य भी प्रदेश सरकार के द्वारा यहां पर आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। एससीआर स्कीम के अंतर्गत भी हम लोगों ने कल यहां पे स्टेट कैपिटल रीजन की घोषणा की है। ये लखनऊ और उसके आसपास के क्षेत्रों के अंदर एक संतुलित, समावेशी और स्थायी शहरी नियोजन के लिए हम लोगों ने लखनऊ के साथ साथ उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी, सीतापुर और हरदोई को लेकर के स्टेट कैपिटल रीजन के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। यहाँ पे वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ईज ऑफ लिविंग बेहतरीन हो, लोगों को बेहतरीन सुविधाएं यहाँ प्राप्त हो सके, इसके लिए एक नियोजित और संतुलित विकास के लिए, समावेशी विकास के लिए इस कार्य योजना को सरकार यहाँ पर लेकर आई है और इस पर हम लोगों ने, मैं धन्यवाद दूंगा कि यहाँ पे सरकार ने इस दिशा में यहाँ पे उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की दिशा में प्रयास प्रारंभ किए हैं और उसको लेकर के हम लोग तेजी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं जिसको लेकर के हम लोगों को थोड़ा करना पड़ेगा और मुझे जब यहाँ पांडे जी बोल रहे थे, वह कानून व्यवस्था की बात कर रहे थे। पांडे जी, ये एनसीआरबी के ही डाटा है। हाँ, मैं पढ़ रहा हूं, आप एक बार, आप मेरे जो मैं आंकड़े दे रहा हूं आप इस बार उसको नोट कर लेंगे तो अच्छा होगा। देखिए 2024 के जो आंकड़े हैं 16 और 24 के बीच है, मेरे पास 22 के भी हैं, 23 के भी हैं, 24 के भी हैं और सभी आंकड़ों को मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन मैं 24 से अगर तुलना करूं तो डकैती के मामले में 36.47% की कमी आई है, लूट के मामले में 78.17% की कमी आई है, हत्या के मामले में 43.21% की कमी आई है, बलवा के मामले में 67.42% की कमी आई है, गृह वेदन में 4.31% की कमी आई है और फिरौती के लिए अपहरण के मामले में 70% की कमी इस मामले में आई है। ये अपराध की स्थिति 2016 से 2024 में अगर तुलना करेंगे तो ये आंकड़े सामने आते हैं। महिला संबंधी अपराध के मामलों में अगर आप देखेंगे, दहेज मृत्यु दर में
आप देखेंगे 17.43% की, बलात्कार के मामले में 25.30% की, सील भंग में 16.56% की, अपहरण के मामले में 0.17% की कमी यहां पर आई है। इसके साथ ही प्रदेश के अंदर अगर हम महिलाओं के विरुद्ध घटित अपराधों के मामले में इसको आगे बढ़ाएंगे, नेशनल उसमें अगर हम देखेंगे तो महिलाओं के बारे में अगर आप देखेंगे तो नेशनल उसमें उत्तर प्रदेश का जो स्थान है वह महिलाओं के प्रतिकूल अपराध में 2017, 18, 19, 20, 21, 22 में उत्तर प्रदेश के सापेक्ष जहां अन्य राज्यों में क्राइम ज्यादा हुए हैं, उन राज्यों में तेलंगाना, उड़ीसा, राजस्थान, पश्चिमी बंगाल, महाराष्ट्र, ये सभी उत्तर प्रदेश से आगे रहे हैं जहां पर इस प्रकार के अपराध काफी ज्यादा बढ़े थे। उस समय के आंकड़ों के अनुसार में यहां पे ये आंकड़े यहां पर हैं। ऐसे ही बलात्कार के मामले में अगर आप देखेंगे तो प्रदेश के अंदर आप देखेंगे इस दौरान अगर आप उधर उस ओर देखेंगे तो इस दौरान छत्तीसगढ़, केरल, राजस्थान, झारखंड में उत्तर प्रदेश से ज्यादा अपराध घटित हुए थे। और उन अपराधों की उसको देखेंगे, उत्तर प्रदेश का इसमें 24वां स्थान है। 24वां का मतलब 23 राज्य ऐसे हैं जिनमें उत्तर प्रदेश से ज्यादा ये अपराध घटित हुए थे और घटित हो रहे हैं। ये प्रदेश के अंदर की स्थिति है। ऐसे ही सील भंग के मामले में उत्तर प्रदेश का 17वां स्थान है। इसका मतलब 16 राज्य ऐसे हैं जहां पर उत्तर प्रदेश से ज्यादा अपराध इस मामले में घटित हुए हैं। इसी प्रकार से दहेज मृत्यु से जुड़े हुए मामलों में भी उत्तर प्रदेश का जो देश के अंदर स्थान है वह मैंने आपके सामने पहले ही इसके बारे में इन बातों को आपके सामने रखा है। और इसी प्रकार से अन्य मामलों में भी जो प्रदेश के अंदर कार्रवाई की गई है, इसमें जो हम लोगों ने निरोधात्मक कार्रवाई की है कि इस प्रकार के गतिविधियों को रोकने के लिए अगर आप देखेंगे शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत 16 की तुलना में 24 में 4.45% हमने अधिक कार्रवाई की है। एनडीपीएस में 14.98% अधिक कार्रवाई की है। आबकारी अधिनियम के अंतर्गत 57.95% की अधिक कार्रवाई की है। गुंडा अधिनियम के अंतर्गत 17.69% अधिक कार्रवाई की है। और गैंगस्टर के अंतर्गत 15.81% की कार्रवाई यहां पर हम लोगों ने अधिक की है। और इस दिशा में प्रदेश सरकार के द्वारा जो कदम बढ़ाए गए, जो किए गए हैं, वह आपके सामने है। कल अन्य मुद्दों के बारे में यहां मेरे सहयोगी डॉक्टर संजय निषाद ने यहां पर कुछ बात कही थी और उन्होंने एक जायज प्रश्न किया था। आप लोग अपराध कहते हैं और जो आपने इस बारे में कहा भी कि जब मुख्यमंत्री जी खड़े होंगे तो फिर समाजवादी पार्टी का नाम जोड़ेंगे। देखिए, यह एक मामला आपके सामने मैं बता रहा हूं और जिसकी तरफ मेरे सहयोगी ने आपका ध्यान भी और इस सदन का ध्यान भी आकर्षित किया था। अयोध्या का मामला, अयोध्या का यह मामला है जिसमें अयोध्या में मोइन खान जो समाजवादी पार्टी का नेता है, अयोध्या के सांसद की टीम का सदस्य है, 12 वर्षीय एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का कृत्य में शामिल पाया गया। अभी तक समाजवादी पार्टी ने उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि ये सब क्या है। अब क्या ये कोई समाजवादी पार्टी ना बोले? आपका एक्टिव मेंबर है, आपके सांसद के साथ बैठ रहा है, खा रहा है, उनके साथ चल रहा है, लेकिन इस प्रकार के, और यह अति पिछड़ी जाति से जुड़ी हुई एक बालिका से जुड़ा हुआ मामला है और इस प्रकार की घटिया हरकत में वह लिप्त है, लेकिन तब भी उसको हल्केपन से उड़ाने का काम होता, यानी हल्केपन से लेने का काम होता है। ये घटनाएं क्या दिखाती हैं? कल ही हरदोई में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई और हरदोई में घटित दुर्घटना में भी बीरे उर्फ वीरेंद्र यादव इस समाजवादी पार्टी का पूर्व जिलाध्यक्ष है। अब देखो किस प्रकार के व्यक्ति को आप जिलाध्यक्ष बना रहे हैं। इस पे आईपीसी और सीआरपीसी की कोई ऐसी धारा नहीं जो इस पे लगी हो। 28 ऐसे मामले हैं और ऐसे नहीं कि मामले 17 से 24 के बीच के हों। इस पे पहला अपराध दर्ज हुआ था 89 में, दूसरा है 91 में, तीसरा 91 में, चौथा 91 में, पांचवा 92 में, छठा 90 में, फिर 93 में, फिर 92, फिर एक इससे पहले 98,
इससे पहले 90, इसके बाद 96, 2006, 2008, 2013 में तो आप ही की गवर्नमेंट थी, 2007, 2009, 2008, 2015 में भी आपकी सरकार थी, 2016 में 302 में भी यह व्यक्ति लिप्त रहा है, 302 की भी घटना में शामिल रहा है, 388 की घटना में भी यह व्यक्ति लिप्त रहा है। इसी प्रकार से 2016 में 302 के मामले में व्यक्ति लिप्त रहा है। 2002 में यूपी गुंडा अधिनियम के अंतर्गत इसके खिलाफ कार्रवाई हुई है। ऐसे ही इसके खिलाफ फिर 2002 में भी इसके खिलाफ गुंडा एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई हुई है। 2017 में यूपी गुंडा एक्ट के अंतर्गत इसके खिलाफ कार्रवाई हुई है और फिर 2017 में भी इसके खिलाफ कार्रवाई हुई है। 28 इस प्रकार के मामलों में व्यक्ति लिप्त है। समाजवादी पार्टी का पूर्व जिलाध्यक्ष है। कल एक अधिवक्ता की हत्या सरेआम इसके द्वारा करवाई गई है और इस प्रकार के अपराधियों को आप कहते हैं साहब गोली मार रहे हैं, क्या माला पहनाएंगे क्या? मुझे आश्चर्य होता है। अब इस प्रकार का तो ये ताजा उदाहरण है, इस समाज के लिए सबसे बड़े कलंक है, इस समाज का कोड़ है और इस कोड़ को जब तक हटाएंगे नहीं तब तक उत्तर प्रदेश की स्थिति को ठीक करने में कठिनाई होगी। और इसीलिए मैं आपसे कह रहा था, आप तो लोकतंत्र सेनानी हैं, मैं आपकी उम्र का सम्मान करता हूं, आपकी सहजता सरलता का भी सम्मान करता हूं और हमेशा आपको सम्मान भी देता रहा हूं, इसलिए भी क्योंकि इस माननीय सदन के देश के सबसे बड़ी विधानसभा के स्पीकर के रूप में एक शानदार काम आपने किया। एक जनप्रतिनिधि के रूप में एक लंबे समय में संघर्षशील जीवन, एक सामान्य परिवार से उभर करके आप आगे बढ़े और इसलिए कभी कभी सही बात बोलने की हिम्मत भी कर पाते हैं। लेकिन आपने लोकतंत्र सेनानी कहा अपने आप को, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन जिस लोकतंत्र का गला घोंटने का काम कांग्रेस ने किया था, आज उसी के साथ आप मिलकर के क्या काम कर रहे हैं और क्या करते रहे आप लोग? तो हमारे बजट पर, हमारी सप्लीमेंट्री डिमांड पर आपने उंगली उठाई। मैं पूछना चाहता हूं, मुझे आप लोगों की बातों पर पंचतंत्र की कथा याद आती है, आपने सुनी होगी। 4 ठग थे, एक किसान एक बकरी लेकर के जा रहा था, तो चारों ठगों ने कहा कि इस किसान से बकरी कैसे ली जाए। तो हो सकता है कि उनको थोड़ा लोक लाज रही हो, तो उन्होंने कहा चलो छीन तो नहीं सब पाएंगे, तो एक काम करते हैं, चारों अलग अलग जगह खड़े हो जाते हैं और अलग जगह खड़े होकर के हम लोग ये बोलें कि भाई ये कुत्ते का बच्चा कहाँ लेके जा रहा है। तो एक वो किसान बेचारा अपनी बकरी के बच्चे को कंधे में रख करके लेके जा रहा है, तो पहले ठग के पास से गुजरता है तो बोलता, अरे काका ये सब क्या ले जा रहा है, ये कुत्ते के बच्चे को अपने कंधे में लेके क्या जा रहा है। किसान बोलता, अरे धूर्त कहीं के, ये कुत्ते का बच्चा नहीं बकरी का बच्चा है। वो हंसते हुए चुप हो जाता है। आगे अगले चौराहे पे जाता दूसरा ठग, अरे काका ये कुत्ते का बच्चा आप कहां लेके जा रहे हैं। वो बोलता है, उसको भी डांटता, अरे पागल हो गए क्या, अरे कुत्ते का बच्चा नहीं बकरी का बच्चा है। अगले आगे बढ़ता है, फिर तीसरा ठग मिल जाता है, वह भी फिर यही बात उसको बोलता है। चौथे ठग ने भी कहा तो किसान को विश्वास हो गया, उसको लगा कि भोला भाला किसान, अन्नदाता किसान, मेहनती किसान, उसको विश्वास हो गया यार एक व्यक्ति झूठ बोलेगा, लगता है कि मेरी दृष्टि दोष ही मुझे हो गया है, लगता है ये कुत्ते का बच्चा ही है, उसने फेंक दिया उसको। चारों ठगों का काम पूरा हो गया और चुनाव में खटाखट 1 लाख का बॉन्ड, 1 लाख का बॉन्ड कहां गया? अब कहां गया 1 लाख का बॉन्ड? 1 लाख का बॉन्ड। और मैं इसीलिए कह रहा हूं, शिवपाल जी भाग गए यहां से, लेकिन मैं कह सकता हूं खटाखट नहीं, 27 में सपा चट के लिए तैयारी रखी। 27 में सफा चट। 1 लाख बॉन्ड के लिए हम लोग भी मांगेंगे हिसाब। 1 लाख का बॉन्ड कहां गया? और मैं तो आप सबसे कहूंगा, एक बार जाइए जनता जनार्दन के सामने, पूछिए उनको कि भाई 1 लाख का हिसाब मांगे इन लोगों से, पैसा गया कहां, कौन खा गया, खाने वाले लोग कौन है 1 लाख का।
दूसरा, संविधान का गला घोंटने वाले लोग कौन थे? और कहते हैं कि मोदी जी तीसरी बार आएंगे तो संविधान समाप्त कर देंगे। मोदी जी तो 10 वर्षों से हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जितना सम्मान मोदी जी ने किया, पंच तीर्थों का निर्माण किया, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जन्म स्थल मऊ मध्य प्रदेश में भव्य स्मारक का निर्माण किया, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए जहां उन्होंने अपने उच्च शिक्षा अर्जित की थी, इंग्लैंड की उस मकान को खरीद करके अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए हायर एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था की और उसके लिए इंडिया हाउस के रूप में उसे स्थापित करके इसको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का एक स्मारक इंग्लैंड में भी बनवाया और स्कॉलरशिप की व्यवस्था की। ये मोदी जी के कारण हुआ। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपना सार्वजनिक जीवन दिल्ली के अंदर जिस मकान में रह के किया था, उससे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का स्मारक बनाने का काम मोदी जी ने किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ बौद्ध धर्म यानी दीक्षा जहां नागपुर में जिस स्थल पर ली थी, उसे भव्य स्मारक बनाने का काम मोदी जी ने किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की चैत्य भूमि मुंबई को भव्य स्मारक के रूप में स्थापित करने का काम मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र की सरकार ने किया। मोदी जी को आप यहां पे मोदी जी के बारे में गलत सूचनाएं देते रहे और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को हराने वाली कांग्रेस आज जनता को गुमराह करने में सफल हो गई है। वही पंचतंत्र की कथा मुझे याद आ गई। आरक्षण समाप्त कर देंगे। आरक्षण, मैंने तो आपके सामने एक झलक प्रस्तुत की। आपके समय ओबीसी के जितने छात्रों की, समाजवादी पार्टी के समय जितने भी नियुक्तियां हुई हैं, 27% भी उसमें आरक्षण नहीं मिला है। 27% भी, किसी भी नौकरी को आप उठा करके देख लीजिए, मैं दावे के साथ कहता हूं 27% भी ओबीसी के छात्रों को नौकरी नहीं मिली। पिक एंड चूज होता था। क्या ये सच नहीं? आज जिस तहसीलों की आप बात कर रहे हैं, यहां पर भतीजा और चाचा की एंड कंपनी वसूली के निकली थी और लेखपालों की तैनाती उस आधार पर हुई थी। आज तो नहीं है। आज तो हमने 5500 लेखपालों की तैनाती दी है। एक भी जगह कोई उंगली नहीं उठा सकता, कोई नहीं उठा सकता। जब ये नौजवान जाएंगे, एक ट्रांसपेरेंसी आएगी। आप अंत में बोल देना, पढ़िए आप, उसके बाद बोल रहे। हाँ, अब बोलेगा, मैं आपकी बात को सुनूंगा। लेकिन मैं केवल बोलना चाहता हूं कि आप लोग ये पंचतंत्र की कथा को क्यों दोहराने का काम कर रहे हैं? कभी फिर से पूरी नहीं होने वाली है। याद रखना, हमारी सरकार में मैंने लोक सेवा आयोग के आंकड़े आपको दिए हैं और मैं फिर दावा ठोक करके बोलता हूं, 27% नहीं, हमारी सरकार में जो तैनाती हुई, नियुक्तियां हुई हैं, किसी भी पद पर हुई हैं, SC, ST, OBC कि अगर आप नियुक्तियों की बात करते हैं, मैं कहता हूं ये 50% नहीं, 60% से अधिक नियुक्तियां प्रदेश के अंदर हुई। 60% से अधिक नियुक्तियां हर एक स्तर पर हमने की हैं और ये सुनिश्चित किया है एक प्रदेश के किसी नौजवान के साथ धोखा नहीं होना चाहिए। धोखा कोई करेगा, उसकी नौकरी को उसी दिन हम लोग लेने का काम करते हैं। जेल के अंदर पूरी निर्ममता के साथ उसको ठूसने में भी कोई कोताही नहीं बरतते। आपको बुलडोजर से डर लगता है, लेकिन ये निर्दोष के लिए नहीं है, उन्हीं अपराधियों के लिए है जो प्रदेश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, जो प्रदेश के व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम करते हैं, जो प्रदेश के अंदर अराजकता पैदा करके सामान्य लोगों का जीना हराम करते हैं। मेरा दायित्व तो बनता, मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं, कतई नहीं। मैं यहां पे इस बात के लिए आया हूं कि अगर वो करेगा तो भोगतेगा भी फिर, और इसीलिए मैं यहां पे आया हूं कि हम लोग उससे लड़ेंगे। ये लड़ाई हमारी सामान्य लड़ाई नहीं है, ये प्रतिष्ठा की लड़ाई भी नहीं है। मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त करनी होती तो मुझसे इससे ज्यादा प्रतिष्ठा अपने मठ में मिल जाती है, कोई आवश्यकता नहीं मेरे लिए। लेकिन इस प्रकार के गुमराह भरे तथ्यों को लेकर क्या बातें हैं आप लोग बोलते हैं, इस प्रकार के अनावश्यक बातों की तरफ आप ध्यान आप इस प्रकार की चर्चाएं करते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, और अंत में मैं केवल एक ही बात कहना चाहूंगा, एक काठ की हंडिया बार बार नहीं चढ़ने वाली है।
उसका समय पूरा हो गया, पूरा हो गया है, अब नहीं चलने वाला है। और इसीलिए हम लोग तो इस बात के पक्षधर हैं, और वह ये मैं फिर भी आपसे आप लोगों से कहूंगा, आपसे नहीं, आप तो बड़े बुजुर्ग हैं, वयोवृद्ध हैं, पूरे मैं दोनों पक्षों से कहूंगा कि पांडे जी जैसे लोगों को सम्मान मिलना ही चाहिए, क्योंकि वो पीढ़ी लगभग अपने ढलान की तरफ है और मुझे लगता है उन्हें हर प्रकार का सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन हम लोग जो भी योजना बनाते हैं यह धरती पर पांव रख करके बनाते हैं, व्यवहारिक जगत का। मैं आपकी बात को इसलिए सुन रहा था, मैंने एक भी बार आपको डिस्टर्ब इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं जानता था कि आप जमीन पर रह करके सारी बातों को यहां व्यवहारिक स्तर पर बोलते हैं। और इसीलिए मैं कहूंगा कि एक पांव, जो अटल जी ने कहा था, एक पांव धरती पर रखकर ही बावन भगवान ने आकाश पाताल को जीता था। धरती ही धारण धर करती है, कोई इस पर भार न बने, मिथ्या अभिमान से न तने। मुझे लगता है गलतफहमी नहीं होनी चाहिए समाजवादी पार्टी या कांग्रेस को कि वह बार बार खटाखट जैसी योजना के माध्यम से जनता को धोखा दे सकें। लेकिन मैं आपसे कह सकता हूं, यह सरकार चलेगी, मजबूती के साथ चलेगी, प्रदेश के अंदर ट्रांसफॉर्म करने के अपने अभियान को आगे बढ़ाएगी। प्रदेश के अंदर खिलवाड़ करने की किसी को जरूरत नहीं होगी। और कल की जो गोमती नगर की घटना है, उस घटना में भी हम लोगों ने जवाबदेही तय की है। उसके अपराधियों की सूची भी मेरे पास आई है। ये अपराधी हैं, पहला अपराधी है पवन यादव, दूसरा अपराधी मोहम्मद अरबाज। ये सद्भावना वाले लोग हैं, यानी सद्भावना, अब इनके लिए सद्भावना ट्रेन चलाएंगे, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, चिंता मत करो। और उस बुलेट ट्रेन की तैयारी की जा रही है। और इसीलिए महिला सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च महत्व रखता है। हमने इस बात को पहले दिन कहा है, कोई खिलवाड़ करेगा तो उसका खामियाजा भुगतेगा। हम लोगों ने इस बारे में हम लोगों ने आश्वस्त किया, एक एक बेटी को, एक एक बहन को हम लोगों ने इस बात के लिए आश्वस्त किया है। और मैं फिर इस बात को कह सकता हूं, इस घटना को हमने गंभीरता से लिया है और गंभीरता से लेने का परिणाम है पूरी चौकी को सस्पेंड किया है, इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया है, डिप्टी एसपी, एडिशनल एसपी और डीसीपी, इन सबको वहां से चेंज करके इनके खिलाफ भी कार्रवाई हमने प्रारंभ की है। जो भी व्यक्ति प्रदेश के अंदर अराजकता और अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास करेगा, मैं फिर कहूंगा, हम सबका सम्मान करेंगे, सबको सुरक्षा देंगे। लेकिन अगर किसी ने अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास किया है तो फिर उसका भुक्तभोगी भी उसको बनना ही पड़ेगा। मैं यही आपसे भी कहूंगा कि आप अपने लोगों को भी इसके लिए तैयार करेंगे कि वे कानून का पालन करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे, तो मुझे लगता है कि यह अच्छी दिशा में आगे बढ़ पाएगा। सप्लीमेंट्री डिमांड पर आपने अपने बातों को यहां पे रखा, माननीय सदन में हमारे दलीय नेताओं ने अपनी बातों को यहां पे रखा। मैं उन सब के प्रति आभारी हूं, माननीय सदन का भी आभारी हूं। बहुत सारी बातें आप लोगों ने कही हैं, हमने खन्ना जी को अधिकृत भी किया है इसके लिए कि भाई देखो खन्ना जी, आप वित्त मंत्री हैं और सदस्यों की बात को वित्तीय ढंग से थोड़ा सोच करके उसको आगे बढ़ा दीजिए, और मुझे लगता है कि होगा, अच्छी दिशा में आगे बढ़ेगा। लेकिन हमें चिंता इस बात की होती है कि सदस्यों के बारे में परसेप्शन गलत न जाए बाहर। मुझे लगता है कि इस चीज की भी हमें चिंता होती है। सत्ता पक्ष के विधायक अपने प्रस्ताव समय पे देते हैं तो उन्हें त्वरित आर्थिक विकास से पैसा मिला, और मुझे लगता है विपक्ष के सदस्यों को, खासतौर पर समाजवादी पार्टी के सदस्यों को इसकी फुर्सत नहीं होती कि विकास करा सकते हैं, क्योंकि वहां पे क्षेत्र के विकास के बजाय स्वयं के विकास में ज्यादा ध्यान रहता है, इसलिए वो ज्यादा प्रस्ताव दे नहीं पाते। तो उसमें हमारे पास जो प्रस्ताव आते हैं, हम उसमें प्रस्ताव आते हैं तो प्रस्तावों पे हम विचार करते हैं, ऐसा नहीं विचार न करते हैं। लेकिन
लेकिन एक साम्यता सांसद और विधायक के बीच में भी होना चाहिए। दूसरा, विधायकगण जहां पे जिन कार्यों के लिए करते हैं, देखिए आज इंफ्रास्ट्रक्चर का जो भी काम हो रहा है, निवेश का जो भी काम हो रहा है, यह कहीं ना कहीं किसी क्षेत्र में ही हो रहा है, किसी जनपद में ही हो रहा है और उसके बेहतरीन परिणाम आने चाहिए। हमारा तो प्रयास होना चाहिए कि होता है कि सभी 75 जनपदों में समान रूप से कार्य हो। जैसे बिजली सबको दे दी गई, आज कोई भेदभाव तो नहीं है। आपके जितने भी सिंचाई की योजनाएं आई वो सभी जगह पहुंच रही है, सब जगह बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी का परिणाम है कि 86% भूमि हमारे पास सिंचित है। लेकिन इस दिशा में एक प्रयास और सरकार अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रही है। इस सरकार के द्वारा जो भी प्रयास है, जो चीजें हमारे सामने आई हैं, उस दिशा में आगे बढ़ा रहे थे। एक कांग्रेस की हमारी सम्मान्य नेता ने जो बात कही थी जल जीवन मिशन के बारे में, कल भी उनका प्रश्न था और संभवतः वह उसका पूरा जवाब उनको नहीं मिल पाया होगा, लेकिन मैं उनको इस बात के लिए और माननीय सदन को इस बात के लिए आश्वस्त करूंगा, जल जीवन मिशन में जितने भी कार्य हो रहे हैं, जितनी भी सड़कें उसमें खोदी गई हैं, इसका निर्माण करना संबंधित कॉन्ट्रैक्टर और कार्यदायी संस्था यानी उत्तर प्रदेश जल निगम ग्रामीण की जिम्मेदारी है। यह उस कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है और मुझे लगता है कि लग करके इस कार्य को करवाना चाहिए। दूसरा, इस योजना को सस्टेनेबल बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्टर और कार्यदायी संस्था 10 वर्ष तक उसके रखरखाव की जिम्मेदारी भी उठाएगी। यह उस प्रोजेक्ट का पार्ट है और उसको हम सुनिश्चित करवाएंगे। मैं आपको सभी को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, तात्कालिक रूप से सड़कें खुदी होंगी, क्योंकि उसकी क्वालिटी की जांच को लेकर के, अन्य मुद्दों को लेकर के हम इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। लेकिन यह योजना समय से आगे बढ़ेगी। देश के अंदर सबसे तेज गति से चलने वाली योजनाओं में से योजना है और मुझे लगता है कि इस योजना को समयबद्ध तरीके से हम लोग आगे बढ़ा करके प्रदेश की प्यास को बुझाएंगे ही, लेकिन साथ साथ इसको सस्टेनेबल भी बनाएंगे कि लंबे समय तक, 10 वर्ष तक तो मिनिमम है, लेकिन इसको हम एक लंबे समय तक, आप देखते होंगे पहले पाइपलाइन बिछती थी, 25-30 वर्षों तक पाइपलाइन चलती थी। हम इसको उसी क्रम में आगे बढ़ाने का काम करेंगे, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो शुद्ध पेयजल के अभाव के कारण होती हैं। अगर हम एक बार इसको करने में सफल हो गए तो लोगों के जो बीमारी का खर्चा है इसको कम करने में हमें मदद मिलेगी। मैं इसके साथ ही अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि अपने स्वास्थ्य की चिंता किए बगैर आपने इस सदन को यहां पर चलाया है और इस सदन को बहुत शांतिपूर्ण तरीके से चलाने का आपके पास एक रिकॉर्ड है। ट्रांसफॉर्म करने के लिए दिशा में भी आपने जो काम सदन के लिए किए हैं अत्यंत अभिनंदनीय है। कल मैं देख रहा था असम की विधानसभा की पूरी टीम यहां पर आई थी, यहां पर ई विधान को देखने के लिए, जो ये टैबलेट लगे हुए हैं, कैसे हमारी एक कार्य पद्धति होती है। असम विधानसभा की पूरी टीम आई थी, वो मुझसे मिलने के लिए भी आई थी विधान भवन के कार्यालय में। जब हम अच्छा काम करते हैं तो अन्य राज्य भी उसका अनुकरण करते हैं और तमाम राज्यों की टीम आ रही है। मैं राजस्थान की टीम को भी देख रहा था, मध्य प्रदेश की टीम को भी देख रहा था, अन्य राज्यों की टीम को भी देख रहा था। तो समय पे कदम उठाए जाएंगे तो उसके बेहतरीन परिणाम भी हमारे सामने आएंगे। मैं आपका आभारी हूं, आपका स्वास्थ्य उत्तम हो इसकी कामना भी करता हूं। नेता प्रतिपक्ष के साथ साथ अपने सभी दलीय नेताओं को भी हृदय से धन्यवाद देते हुए सभी माननीय सदस्यों से मैं इस बारे में आश्वस्त करूंगा, आपकी जो भावनाएं हैं खन्ना जी उसको देखेंगे और उसको समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये आपके यहाँ जो सरकारी सुरक्षा में लगे हैं उनका जो वेतनमान, उनका जो अनुबंध वो है वो अलग है, और जो अलग जिनको आपने दिया है उनका उससे कम कर दिया। पहले वाजपेयी, उसके कल्याण सिंह के ज़माने में, राजनाथ सिंह के ज़माने में सबको बराबर भत्ता मिलता था जो आपके सुरक्षाकर्मी को मिलता है। अब वो नहीं हो रहा, इसको ज़रा आप दिखवा लें। और आप कई बार हमारे पार्टी के लोगों का हत्या का जिक्र किए। ये बहरिया प्रयागराज में 2 दिन पहले हत्या हुई है, उसमें भाजपा के अधिकारी ने हत्या की है, जरा इसका पता लगा लीजिएगा। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, संसदीय कार्य मंत्री जी के लिए जरा ज्यादा होना चाहिए ना, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनका नाम लिया है। क्या कर रहे हो भैया?
माननीय अध्यक्ष जी, वही तो बुलवा रहा हूँ, वही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। एक मिनट, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी खड़े, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी खड़े। मैं मत संख्या 24 से प्रश्न उत्पन्न करूं? हाँ जी, प्रश्न दो नहीं, पहले वित्त विभाग ये पास करा दे। वही तो मैं कह रहा हूं, पहले मत संख्या 25 ना, हाँ जी, मत संख्या 25। नहीं पहले तो इसका जवाब दे दे माने। किसका? सर माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना था। अभी आदरणीय माता प्रसाद जी ने वो पूरी बात वो रखी नहीं। मेरा सिर्फ इतना अनुरोध करना था कि छठे वेतन आयोग में जो मुख्यमंत्री जी की सुरक्षा में लोग वो बता चुके ना उन्होंने। देखिए मेरी पूरी बात आ गई, आप नेता प्रतिपक्ष को क्यों कह रहे हैं?